वंश अपनी हैरान नज़रों से वर्षा की तरफ देखने लगा। उसका फेस इस वक्त सच में उदास लग रहे थे। तभी उसके पास अंशिका आई। अंशिका वंश को देखकर बोली, क्या हुआ भाई, क्या बातें चल रहा है। वंश इस वक्त अंशिका की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही कुछ बोला। वह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वर्षा को देखने में लगा हुआ था। अंशिका वंश के ना बोलने से उसके नज़रों का पीछा की और जब वह देखी तो वंश की नज़रें वर्षा पर टिकी हुई थी। वह राज से बोली, क्या हुआ है राज। राज कहने लगा, वर्षा के पास जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके पैरों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखे हैं। उसको क्या हुआ है। राज की बातें सुनकर अंशिका हाँ में सर हिलाई और वह वर्षा के पास गई। वर्षा अंशिका को देखकर स्माइल करने लगी और बोली, जी आइए बैठिए। वर्षा का इतना कहने पर अंशिका वहाँ बैठ गई और बोली, मुझे खबर मिली है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या आप रेस्ट करना चाहेंगी। चलिए अंदर मेरे घर को एक्सप्लोर कर लीजिए, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। वर्षा ना कहने वाली थी पर ना नहीं कह पाई और वह अंशिका का हाथ पकड़ के चुपचाप से उसके कहने पर अंशिका के पीछे जाने लगी। यह देख करके वंश सोचा कि वह भी अंदर जाएगा और वर्षा से कुछ बातें कर लेगा। अंशिका उसे अंदर लेकर गई। कुछ ही सेकंड के बाद वंश भी उसके पीछे गया। आधे से अधिक लोग वहाँ से जा चुके थे। कुछ लोग उस पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। वहाँ राज की डील भी साइन करनी थी और उसके डैड भी आए हुए थे। विक्रांत सिंह ही सारे गेस्ट को संभालना और सारी प्रिपरेशन को देखना उन्हीं की जिम्मेदारी थी और वह सारा कुछ अच्छे से संभाल रहे थे, देख रहे थे। वंश फौरन से वर्षा के हाथों को पकड़ के अपने करीब खींच लिया और बोला, इतना पागल करोगी मुझे, हाँ, और इतनी जब प्रॉब्लम है तो आने की क्या ज़रूरत थी। वर्षा को डर हो गया कि अचानक से वंश उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है और वह भी सबके सामने। वह वंश की तरफ ना देखते हुए इधर उधर नज़र घुमाकर देखने लगी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है ना। बट शुक्र था उसे कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि वंश इस वक्त उसे एक खंबे के पास रखा हुआ था। उस खंबे से कोई भी नहीं दिख रहा था। वर्षा रिलैक्स हो गई और वह हकलाती हुई बोली, वह राज सर ने ही मुझे इनवाइट किया तो मैं मना नहीं कर पाई। वंश की आंखों में इस वक्त वर्षा के लिए बहुत ही केयर और फिक्र साफ नज़र आ रहा था। वह गुस्से में बोला, पर तुम्हारी अपनी तबीयत खुद पता करनी चाहिए, उसका काम है कहना, आपको नहीं आना चाहिए था। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हो, समझी, और इतने हाई हील्स पहनोगी तो यही होगा ना। वह उसके पैरों के नीचे से गाउन को अपने हाथों से उठाते हुए देखा और बोल रहा था। वर्षा कहने लगी, सर यह आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। वह वंश अपने दोनों हाथों को वर्षा के दोनों साइड से दीवार से लगा लिया था और वर्षा इससे निकल नहीं पा रही थी। तभी अचानक राज भी अंदर आया। उधर अंशिका और अनु खड़े थे। उन्हें इस तरह से खड़े रहते देखकर राज बोला, क्या हुआ, यहाँ खड़े होने का मतलब क्या है, चलो बाहर। राज को बिल्कुल भी कुछ खबर नहीं था। अनु को देख कर के वह फिर से बोला, वर्षा कहाँ है, वह ठीक तो है ना। अनु बोली, वह ठीक है, बट इस वक्त वंश सर वह इशारे से दिखाते हुए कह रही थी कि वर्षा को वंश सर उधर बातें कर रहे हैं। राज को समझती देर नहीं लगी और कहने लगा, आप लोग तब तक चलिए, और वह अनु और अंशिका को लेकर के बाहर चला गया। अंदर किसी को न जाने का ऑर्डर दिया। राज को समझते देर न लगी और वह कहने लगा, आप लोग तब तक चलिए, और वह अनु और अंशिका को लेकर के बाहर चला गया और अंदर किसी को न जाने का ऑर्डर दिया। वहीं पास में एक चेयर रखा हुआ था, उसी चेयर पर वर्षा को वंश ने बैठा दिया।
और उसके पैर से हिल्स निकाल करके देखने लगा। उसके पाँव में काफ़ी गहरी चोट था और बैंडेज बंधी हुई थी। उसके पैर पूरी तरह से लाल हो रखे थे और हिल्स पहनने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गए थे। यह देख कर के वह बोला, वर्षा चलो यहाँ से घर पर। वर्षा को इस वक्त बहुत तेज़ भूख लगी थी। उसने कुछ नहीं खाया था और अचानक से उसके पेट में बहुत तेज़ आवाज़ हुई। वंश भी सुन लिया। वह स्माइल करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अभी नहीं चलते हैं, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने को मंगवाता हूँ। और हाँ, यहाँ से हिलना भी मत, समझी। वह उसके डर को देख करके बिल्कुल हिलने का तो सोच भी नहीं सकती थी। वह हाँ में सर हिलाई। वंश झट से उठ खड़ा हुआ और विशेष को कॉल किया। विशेष फ़ोन रिसीव किया और वंश ने कहा, जल्दी से वर्षा के लिए खाना लेकर आओ। वंश की यह बातें सुनकर विशेष बोला, यस सर। वंश उसको कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन कट कर दिया और वह फिर से वर्षा के पास चेयर पर वहीं बैठ गया और कहने लगा, राज को थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम मुझसे तो पूछ लेता ना। कल जाकर के डॉक्टर से मिलना, समझी आप, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। वर्षा बस हाँ में सर हिलाए जा रही थी। वह कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि उसके पेट में बहुत से चूहे दौड़ रहे थे। विशेष 5 मिनट में ही खाने का प्लेट लेकर आया और उसके साथ में 2 सर्वेंट पीछे से थे। वो वहीं डाइनिंग टेबल पर सारा खाना रख देते हैं। उसके पीछे राज भी आया और बोला, क्या हुआ, इतने भुक्खड़ कब से हो गए हो। वंश राज की आवाज़ सुनते ही वंश खड़ा हुआ और उसके करीब गया और उसके हाथों को पकड़ के वर्षा के करीब लेकर आया और बोला, तुम्हारी जिद की वजह से देखो उसको क्या हो गया है। इतनी प्रॉब्लम में मैं उसे देख नहीं सकता हूँ। उसके पैरों में सूजन आ गई है इतनी हाई हील्स पहनने से और वह थोड़ी सी भी खड़ा नहीं हो पा रही है। वह यह कैसे पार्टी में सर्वाइव करेगी। तुम्हें थोड़ा भी अकल नहीं है ना। राज हैरान नज़रों से बस वंश को तो कभी वर्षा को देखे जा रहा था। वर्षा खड़ी हुई और बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खामखा राज सर को सुना रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राज सर आई एम सॉरी। उनकी तरफ से जैसे ही वर्षा खड़ी हुई थी वैसे ही राज उसको कहने लगा, नहीं वर्षा अब बैठ जाओ। वर्षा बैठने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके पैर अचानक से इधर उधर हो गए और वह गिरने को हुई, मगर वह गिरती उससे पहले वंश उसे अपनी बाहों में थाम लिया। यह मोमेंट्स को देख कर के राज स्माइल करने लगा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, इसीलिए वर्षा को बुलाया था, समझे, गुड जॉब मेरे भाई। और वह स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया। विशेष भी धीरे से खाने की प्लेट वहाँ रखा और वहाँ से चला गया। वंश इस वक्त वर्षा को नज़र भरकर देखे जा रहा था। वर्षा भी एक पल के लिए वंश की आंखों में खो सी गई थी। वंश को इतना करीब से देखकर वह डर भी रही थी और घबराई भी जा रही थी। उसका दिल बहुत तेज धक धक कर रहा था। वंश होश में आया और फ़ौरन से उसको आराम से हाथों से पकड़ के सोफे पर बैठाया और उसके पास ही बैठ गया। अपने हाथों से उसे खिलाने लगा, मगर वर्षा उसके हाथों से खाने में हिचकिचाए जा रही थी। मगर वंश कहाँ मानने वाला था। वह एक बार उसकी तरफ एक बाइट दिया तो उसे खाना ही पड़ेगा और चाहे कुछ भी हो जाए। वंश एक शब्द भी कुछ नहीं सुनने वाला था। वर्षा हार मान करके एक एक बाइट खाने लगी। वंश को बहुत सुकून मिल रहा था आज वर्षा को इस तरह से खिलाते हुए। मगर इन लोगों के बीच में कोई ऐसा था वहाँ जो कि दोनों पर नज़रें बनाए हुए था और कहीं ना कहीं उसकी वीडियोज़ भी बनाई जा रही थी। मगर उनको अभी तक इन सारी बातों को कुछ भी खबर ही नहीं था। तभी अचानक से उस आदमी पर एक भारी भरकम हाथ आया। वह इंसान जो इस वक्त वंश और वर्षा को चोरी छिपे खिड़कियों से देख रहा था, वह पूरे पसीने पसीने हो रहा था। वह हाथ किसी और का नहीं बल्कि राज का था।
राज फौरन से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए वह अपने ठिकानों पर ले जाने को बोला। उसके आदमियों ने उस आदमी को पकड़ करके लेकर जाने लगे। राज अपने आदमियों को रोका और उसके हाथों से फ़ोन लिया और बोला, ले जाओ अभी। उसने जब वह फ़ोन को देखा तो वह पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठा, क्योंकि उस फ़ोन में राज और वर्षा का अभी वही वीडियो था जो वर्षा को वंश खिला रहा है। यह देख कर के राज हैरान हो गया। आखिर यह कौन हो सकता है जो इस तरह से वंश और वर्षा पर नज़र जमाए हुए है। कहीं ये अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ अंशिका आई और बोली, राज तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, चलो मैं किसी से मिलवाती हूँ। राज को इतना परेशान होते हुए देखकर बोली, क्या हुआ है राज, कुछ हुआ है क्या? राज उसे वह फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, खुद ही देख लो। जब अंशिका उस फ़ोन में वह वीडियोज़ देखती है तो हैरान हो गई और कहने लगी, ये क्या है, यह किसने किया है? राज बोला, पता नहीं वह कौन था, पर मेरे आदमी उसे अच्छी जगह लेकर गए हैं। पार्टी के बाद मिलते हैं, चलो अभी इस फ़ोन को अपने पास अच्छे से संभाल कर रखो, मुझे वंश से बहुत ज़रूरी बात करनी होगी। अंशिका बोली, चलो मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ, उसके बाद में तुम वंश से बात कर लेना। बाकी सब लोग चले गए थे, पार्टी ख़त्म हो गई, हम लोग भी चलकर डिनर कर लेते हैं। राज अंशिका के साथ आया। वह कोई और नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट के सीनियर थे, मेजर दिग्विजय। वह राज से मिले। राज उनसे हेलो बोला। दिग्विजय बोले, मिस्टर राज, आपसे मिलना तो मेरा सपना था, क्योंकि आपके बारे में मैं बहुत कुछ सुन रखा था। और हाँ, आपका दोस्त वंश सिंघानिया कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। राज कहने लगा, चलिए हम सब लोग डिनर करते हैं, वह बस आ ही जाएगा। इतना कह कर के मेजर दिग्विजय को राज डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। दिग्विजय वहाँ पर बैठ जाते हैं और इधर वंश भी वर्षा को खिलाने में बिजी था। वर्षा कहने लगी, आप खाइए, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। वर्षा का बस इतना पूछना था, वंश के लिए काफ़ी था। वह कहने लगा, आपने मुझसे पूछ लिया और मेरा पेट भर गया। वर्षा को सच में इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि प्यार जैसी कोई चीज़ भी होती है। उसने वंश की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, आपको भूख नहीं लगी है? आप खाइए ना। वर्षा के बार बार कहने से वंश उसके साथ में खाने लगा। एक बाइट वर्षा को खिलाता तो एक बाइट खुद भी खाता। वह अब धीरे धीरे वंश से क्लोज होने लगी थी। वर्षा को इस तरह से अपने साथ कंफर्टेबल होते हुए देखकर वंश भी स्माइल कर रहा था और खाते हुए अचानक से वर्षा के लिप्स पर खाना लग गया। उसे देखकर वंश स्माइल करते हुए बोला। वह अपने हाथों से वर्षा के लिप्स पर खाने को साफ करने लगा। यह देख कर के वर्षा का दिल धक से हो गया। वह घबराते हुए दिल के साथ बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद कर लूँगी ना, आप रहने दीजिए, आप बॉस हो मेरे। वर्षा के लिप्स को साफ करने के बाद वंश बोला, यह बात मुझे पता है, यह बातें बार बार बता करके आप क्या साबित करना चाहती हैं कि मैं आपका बॉस हूँ? वह तो मैं हमेशा रहूँगा आपका बॉस। अब बोलिए। और अपने मन में बोला, यह लड़की भी ना कभी नहीं सुधर सकती है, अच्छा खासा मूड का सत्यानाश करती। फिर भी वह अपने फेस पर स्माइल लाते हुए बोला, कुछ नहीं है, सच में यार ये बहुत क्यूट है। ये सब सोचकर स्माइल करते हुए वह बस उसे खिलाने लगा। तभी वंश के फ़ोन की रिंग बजी। वह फ़ोन रिसीव किया और कहने लगा, बोलो विशेष। वह कहने लगा, बॉस मेजर दिग्विजय आए हुए हैं और आपको ढूंढ रहे हैं, आप आ रहे हैं या फिर मैं आपके पास आऊँ? इतना सुनकर वंश बोला, तुम नहीं आओ, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर और। क्या अनु डिनर कर ली है? विशेष बोला, हाँ। तो ठीक है, 5 मिनट बाद तुम आओ और अनु और वर्षा को लेकर घर छोड़ आओ। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर दिया।
उसके चेहरे पर भी एक बार स्माइल आ गई। वर्षा का डिनर कंप्लीट हो चुका था और वर्षा को खिलाते खिलाते वंश भी खा चुका था। तभी वर्षा अपने हिल्स पहनने लगी, मगर उसे पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर ली। उसको ऐसे देख कर के वंश समझ गया कि वर्षा को बहुत दर्द है पैरों में। वह कहने लगा, रुक जाओ, मैं करता हूँ। वह उसको हाथों से इशारा करते हुए उसे रोक दिया और खुद ही नीचे बैठ गया और वर्षा के पैरों में हिल्स लगाने लगा और बोला, आप मेरी मानिए तो आप ऐसे ही चले जाइए। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है इस हिल्स में, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, वरना आपको मुझे उठा करके गाड़ी तक ले जाना पड़ेगा, समझी आप। वर्षा अपनी आंखें बड़ी किए हुए कहने लगी, नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। तभी विशेष वहाँ आया और कहने लगा, यस बॉस, हमें चलना चाहिए अब, आपको वहाँ मेजर बुला रहे हैं। वंश इतना सुना था कि अनु भी गाड़ी तक पहुँच चुकी है। वंश पीछे से रास्ते से वर्षा को अपनी गोद में उठाया और उसे ले जाने लगा। हाथ में वर्षा की हिल्स थी और दोनों हाथों से वर्षा को गोद में उठाए हुए था। वर्षा गिरने के डर से उसके गले पर अपने हाथ रख चुकी थी। वह डर और शर्म से पूरी तरह से कांप रही थी। वह अपनी आंखें बंद कर ली थी। यह देख कर के वंश स्माइल करने लगा और बोला, क्या हुआ, आप इस तरह से घबरा क्यों रही हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो मुझे अच्छे से जानती हैं ना। आपको तकलीफ़ है इसीलिए मैंने उठाया है, वरना मैं आपको बिल्कुल उठाने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वह तो वंश जानता था कि उसको आज गोद में लेकर के क्या फील कर रहा था, मगर वह तो सिर्फ वर्षा को कंफर्टेबल करना चाहता था, जिससे वर्षा कुछ गलत न समझे उसके बारे में। विशेष भी स्माइल कर रहा था। वह सब समझ रहा था कि वंश का क्या इरादा है। वह तो वर्षा के करीब आना चाहता था, मगर यह सारी बातें बोलकर वर्षा को कंफर्टेबल करना था। कुछ देर में वह लोग कार तक पहुंच गए। विशेष ने दौड़कर कार का दरवाज़ा ओपन किया और वंश आराम से वर्षा को कार के पीछे वाली सीट पर बैठा दिया और बोला, विशेष ज़रा संभल कर जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना, और हाँ, जाकर के दवा खाना बिल्कुल नहीं भूलना, ओके। वह फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करता है कार का और वहाँ से हट जाता है ताकि कोई देखे ना उन्हें। और जहाँ राज था, डिनर चल रहा था, वहाँ आया। वंश को देख कर के मेजर दिग्विजय खड़े हो गए। उनको खड़े होते देख कर के वंश बोला, हेलो मेजर सर, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए। और वंश उनके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। मेजर साहब बस इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें किए थे और फिर डिनर किया और चले गए। उनके जाने के बाद में माया जी भी रेस्ट करने के लिए चली गई, क्योंकि कल सुबह होते ही मीटिंग अटेंड करना था। उनका असिस्टेंट भी इसी मेंशन में रहता था ताकि माया जी को कोई भी तकलीफ़ ना हो, और उनके बॉडीगार्ड्स भी साथ में थे। सबके जाने के बाद राज ने वह सारी बातें बताई। वह वीडियोज, वह आदमी, राज यह सुनना था कि उसके गुस्से से भावे तन गई और वह कहने लगा, चल अभी इसी वक्त मुझे उसके दर्शन करने हैं, ज़रा देखो वह है कौन। उस आदमी को वहीं ग्रीन हाउस में रखा गया था। राज, अंशिका और वंश तीनों वहाँ से जाती हैं। वह लोग अंदर जाकर एक कमरे में बैठ जाते हैं जहाँ उसके आदमियों ने उसे रखा था। उस इंसान के पास गए, आखिर इसका मकसद क्या था, इस तरह से छुपा करके हमारा फ़ोटोज बनाने का। वंश बहुत ज़्यादा ही उसके बारे में सोच रहा था। राज अंशिका की इंटेलिजेंस देख कर के खुश था। वह कहने लगा, तुम अंदर जाओगी या फिर मैं जाऊँ। अंशिका अपने हाथों की इशारे से उसे बैठने को बोली और वह कहने लगी, मैं मुश्किल से मुश्किल इंसान को भी एक रास्ते पर ला सकती हूँ, तो फिर यह क्या चीज़ है, देखती हूँ कि कौन है ये। उसके साथ वह दोनों गए। अपने पीछे राज और वंश को देखकर अंशिका घूरने लगी। वंश कहने लगा, हमें देखना है आखिर वह है कौन, शायद हम उसे पहचान जाएं। वंश के कहने पर अंशिका आगे बढ़ गई।
जब वह तीनों उस कमरे में गए तो वह आदमी को देखकर वंश हैरान हो गया, क्योंकि उसे वह अच्छे से जानता था। वह विक्रम के लोग थे। वह देखने लगा। राज बोला, अब आगे क्या करना है? सामने पड़ी एक चेयर पर बैठ गया, जैसे कि कोई राजा अपने सिंहासन पर शान से बैठता है। वह आदमी वंश को देख करके अंदर तक सिहर गया था और वंश के सामने गिड़गिड़ाने लगा, सर, हमने कुछ नहीं किया है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। बड़ा मज़ा आता है ना किसी के अच्छे मोमेंट को कैप्चर करने में, वंश अपनी भावें चढ़ाते हुए बोला। वह आदमी की आंखें फटी रह गई थी। यह देखते हुए वंश अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और फ़ौरन से उस आदमी के पास गया और उसके गले को पकड़ लिया और ज़ोर से दबाने लगा। वह इंसान बुरी तरह से छटपटाए जा रहा था और वंश पूछने लगा, बता तो किसके कहने पर यहाँ तक आया है? वह इंसान चिल्लाए जा रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ। और वह सारी बातें बताने लगा कि मैं विक्रम बॉस के कहने पर ही यहाँ पर आया हूँ। मैं अब आज से नहीं, बहुत पहले से आप लोगों का पीछा कर रहा हूँ। वह सारी बातें जानने के बाद वंश और राज दोनों की आंखें पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गई थी और वह फ़ौरन से विशेष को कॉल किया। अभी विशेष वर्षा और अन्नू को सेफली घर छोड़ चुका था और रास्ते में आ रहा था। वह साइड में कार रोका और बोला, बॉस, मैं दोनों को छोड़ दिया हूँ घर पर और मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। यह सुनकर के वंश बोला, तुम दोबारा उसके घर जाओ और वहीं रहना, कुछ भी गड़बड़ हो मुझे कॉल करना, मैं अभी आ रहा हूँ। विशेष पूछने वाला था कि बॉस क्या कुछ प्रॉब्लम है, मगर उससे पहले ही वंश ने फ़ोन कट कर दिया। वंश बहुत ज़्यादा टेंशन में था और गुस्सा तो उसके चेहरे और आंखों से साफ पता चल रहा था। गुस्सा में उसने उस इंसान को मुंह पर एक पंच मारा और अपने आदमियों से बोला, ले जाओ इसे और डार्क रूम में बंद कर दो। वह आदमी पूरी तरह से रोने तड़पने लगा, नहीं, मुझे जाने दो, मुझे डार्क रूम में मत बंद करो। मगर वंश कहाँ मानने वाला था और वह भी उसके प्यार के साथ खिलवाड़ हुआ। वह फ़ौरन से राज से वह फ़ोन लिया और उससे फ़ोन को जो भी वीडियोज़ थे, वंश गुस्से में बोला, अपने आदमियों से कहो इस आदमी को टाइम टू टाइम सबक सिखाते रहें। इतना कहकर वह अपनी कार की तरफ चला गया और बोला, तू चल मेरे साथ। अंशिका भी उन लोगों की कार में बैठ गई। अंशिका पूछती रही कि कहाँ जाना है हमें। राज कहने लगा, बस चुपचाप देखती जाओ, वह इस वक्त कुछ नहीं सुनेगा, वह वर्षा के घर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विशेष ने अन्नू को फ़ोन करके वर्षा को डॉक्टर चंद्रा के पास ले जाने को बोला और कहा कि डॉक्टर चंद्रा को अभी कोई ज़रूरी बात करनी है, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप दोनों आओ। इतना सुनकर कि अनु कहने लगी, इतनी रात को जाना ज़रूरी है क्या? विशेष बोला, हाँ ज़रूरी है, क्योंकि कल सुबह डॉक्टर चंद्रा यहाँ नहीं रहेंगी, चली जाएंगी कहीं, और वैसे भी मिस वर्षा को बहुत ही प्रॉब्लम है ना, तो आज ही जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए अपॉइंटमेंट भी वंश सर ने ले रखी है। और बाहर आकर के दोनों विशेष की गाड़ी में बैठ गईं। विशेष उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल निकल पड़ा। तभी इधर वंश, राज और अंशिका तीनों वर्षा के घर में चले आए और उसके बाद जैसे तीनों ने प्लान किया था उसके हिसाब से बिना वक्त गंवाए ही अपने इंक्वायरमेंट सेट करने लगे थे। अंशिका सिर्फ वर्षा का वॉशरूम छोड़ करके घर का हर कोना सर्वेलेंस के अंदर था। अंशिका ने अपना आईपैड बैग से निकाला और सारे एक्टिव कर दिए। वंश और राज के फ़ोन में भी उसने कनेक्ट कर दिया। राज उसके काम की स्पीड और तरीके को देखकर हैरान था। आधे घंटे के अंदर ने अंशिका ने पूरा सेटअप कर दिया और घर पहले की तरह हो गया। जो चीज़ जहाँ थी बिल्कुल वहीं रख दी। तभी वंश ने अंशिका को बोला, विशेष का फ़ोन भी सर्वेलेंस से कनेक्ट कर दो। अंशिका ने वैसे ही किया।
1 मिनट में ही विशेष का फ़ोन भी सर्वेलेंस से कनेक्ट हो गया। फिर अंशिका ने अपना बैग उठाया और वॉशरूम में चली गई, क्योंकि यह सब कनेक्ट करने में उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। उसने फ़ौरन से अपने ड्रेस चेंज कर ली और बाहर आई। उसे इस तरह से बदले हुए रूप को देखकर राज एकदम से हैरान था और बोला, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, यह तुम्हारी असली रूप है ही नहीं। अंशिका एक नज़र राज को देखी और बोली, इस वक्त मैं काम के मूड में हूँ और अभी कोई भी मजाक या डिस्टर्बनेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना सुनना था कि वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी उसे याद आया वर्षा की। वह फ़ौरन से विशेष को कॉल किया और बोला, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है? विशेष ने बोला, हाँ बॉस, बस हम रास्ते में आ रहे हैं, 10 से 15 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वंश बोला, ठीक है। वह राज से कहने लगा, वर्षा और अनु बस 15 मिनट में यहाँ आ जाएंगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। वंश की बातें सुनकर अंशिका बोली, आप दोनों जाओ, मैं यहीं रहूँगी और आज से मैं इन्हीं लोगों के साथ में रहूँगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वंश तो यही चाहता था। वह कहने लगा, वाह, मैं तो तुम्हें यही कहने वाला था कि तुम इन्हीं लोगों के साथ में रहो। इनके साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारी सारी ज़रूरत की चीज़ें राज लाकर दे देगा। अंशिका बोली, ओके गुड, और तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। राज और वंश गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। जैसे ही निकले 5 मिनट के बाद ही विशेष की कार आकर वहाँ लगी। अनु और वर्षा दोनों कार से बाहर आई और अपने घर के अंदर एंटर करती हैं। जब वह देखती हैं तो अंशिका वहीं पर बैठी थी हॉल में। वर्षा अंशिका को देखकर बोली, आप यहाँ पर? अभी तो पार्टी। अंशिका फ़ौरन से वर्षा के सामने खड़ी हो गई और बोली, पार्टी तो कब की ख़त्म हो गई है, मैं तो बस यहाँ वक्त गुजारने आई हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरी यहाँ पर कोई भी जान पहचान नहीं है। यहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मैं 10 सालों से विदेश में रही हूँ ना, तो यहाँ का मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है और ना ही मेरे यहाँ दोस्त हैं। तो क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ, या फिर जब मन नहीं लगेगा तो मैं? अभी वह बोल ही रही थी कि वर्षा बोली, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप जब चाहें तब आप रह सकती हैं। हमें तो और अच्छा लगेगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अंशिका ने पूछा, और आपका चोट कैसा है? वर्षा ने कहा, जी यह बिल्कुल ठीक है, यह घाव भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर चंद्रा ने बताया है, जो दवा दिया गया है उसे आप कंटिन्यू करिए, वह इन्हें जल्दी से ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर के अंशिका बोली, अच्छा। अनु, वर्षा और अंशिका की यह नज़दीकियाँ देखकर बेचैन हो रही थी। वर्षा की आज तक सबसे अच्छी दोस्त अनु ही रही थी, पर आज उसने वर्षा और अंशिका के बीच की नज़दीकी अच्छी नहीं लग रही थी। वह आगे बढ़ते हुए बोली, मेरा नाम अनु है और मैं वर्षा की बेस्ट फ्रेंड हूँ। आपसे पार्टी में मुलाकात नहीं हो पाई। अनु ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला तो अंशिका सारी बातें समझ गई और तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, तो क्या आप मेरी भी दोस्त बनेंगी? यह कहते हुए अंशिका ने अपनी सबसे अच्छी स्माइल दिखाई। वही वंश अंशिका की मुस्कुराहट देख करके हैरान था। वह सोच में पड़ गया कि इस अंशिका के कितने रंग हैं, पर इस मुस्कुराहट को कोई और भी देख रहा था। राज उसे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके एक अनकही सी फीलिंग्स उसके अंदर घर कर रही थी। राज पूरी तरह से दीवाना हो गया था अंशिका पर। आज उसके इतने बड़े काम को देख करके उसने स्क्रीन पर आ रहे अंशिका के चेहरे पर अपना हाथ फिराया और फिर फ़ोन को सीने से लगा करके आंखें बंद कर लिया। विशेष वापस गाड़ी में आकर के वंश को कॉल किया और बोला, सर सब सेट हो गया है, क्या ऑर्डर है? वंश बोला, हाँ तुम वापस आ जाओ मेंशन। इतना सुनना था कि विशेष वापस मेंशन आ गया। वर्षा, अनु और अंशिका अपने घर की छत पर बैठ कर के बातें कर रही थी। अंशिका ने छत पर एक पैरी टेटेड
टेंट लगाया हुआ था। तीनों लड़कियां अपनी अपनी बातें शेयर कर रही थी। अंशिका ने यह सब वर्षा और अन्नू को जानने के लिए किया था। तीनों बात करते हुए हंसती मुस्कुराती हुई उस टेंट में एंजॉय कर रही थी। और इस शहर में तीन लड़के अपने अपने कमरे में उन लड़कियों को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। और यकीन मानिए, उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने अपने प्यार पर ही था। अनु और वर्षा के सोने के बाद अंशिका उठी और सारे घर को चेक करने लगी। इस वक्त कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं था, सब कुछ सही था। उसके बाद अंशिका अपने रूम में गई और अपने बैग से एक फ़ोन निकाला और उसने कॉल किया और मेजर के पास कॉल की और उन्हें सारी बातें बता दी। मिस्टर वंश ने मुझे सिर्फ वर्षा की सिक्योरिटी के लिए नहीं बुलाया है, उन्होंने मुझे कई और टास्क भी दिए हैं और उनमें से एक वर्षा को सरवाइव के लिए ट्रेंड करना है। आपका क्या ऑर्डर है? मेजर ने हाँ। अंशिका, वंश कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करता है। अगर उसने ऐसा कहा है मतलब कि कुछ तो प्लान कर रहा है। अंशिका, वंश जो कह रहा है वह करो, पर मुझे रिपोर्ट चाहिए हर पल की। जो भी रिसर्चर्स उसे चाहिए उसे दो। बस एक बात का ध्यान रखना, वंश तुम्हारा प्राइम ओनर है। वंश को किसी भी कीमत में कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसने तुम्हें वर्षा के लिए मांग रखा है। चाहे तुम अपने डिपार्टमेंट से 2 लोग खुद के लिए भी रख सकती हो। अंशिका बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, मैं संभाल लूँगी। यह कह कर के अंशिका ने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद अंशिका वापस छत पर गई और अपनी जगह पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। सुबह 6 बजे तक वर्षा की आंखें खोली तो सूरज सर पर देखकर वह घबरा करके उठी। उसे याद ही नहीं था कि आज उसे ऑफिस जाना है। उसने जल्दी से फ्रेश होकर के सबका नाश्ता और लंच बनाया और ऑफिस के लिए रेडी हुई। खुद अनु और अंशिका के साथ में ब्रेकफास्ट करने लगी। अचानक ही अंशिका ने वर्षा और अनु से कहा, वर्षा क्यों ना हम लोग आज शाम को शॉपिंग के लिए चले, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। वर्षा कुछ कहती इससे पहले ही अनु खुशी से उछलती हुई बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मज़ा आएगा बड़े दिनों के बाद शॉपिंग करने में, हम ज़रूर चलेंगे। अब अनु के हाँ कर देने के बाद वर्षा मना नहीं कर सकती थी, तो उसने भी हाँ में सर हिलाई और वह और अनु ऑफिस के लिए जाने लगी। तो अंशिका ने उन्हें वेट करने को बोला और थोड़ी देर में अंशिका अपनी कार की चाबी लेकर आई और उसके सामने हिलाते हुए बोली, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम दोनों को छोड़कर और लेकर आऊँगी। वैसे भी मुझे सारा दिन शहर में इधर उधर घूमना है। अंशिका ने कल रात वर्षा को बताया था कि वह एक फ्री लॉन्चर रिपोर्टर है, इसीलिए बस वह शहर में इधर उधर घूमती रहेगी ताकि वह क्राइम को रोक सके। वर्षा अनु ने उससे सब कुछ छुपा रखा था कि वह असल में क्या है। अपनी खुफिया एजेंसी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था, जो वह देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही थी और लोगों के लिए भी। पर अगले ही पल उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ, क्योंकि अंशिका की स्पीड को देख कर के लगता था कि वह गाड़ी रोड पर नहीं बल्कि रेसिंग ट्रैक पर दौड़ा रही है। 10 मिनट बाद उनकी गाड़ी वर्षा के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। वर्षा और अनु अपना सर पकड़े बैठी थी। अंशिका ने गाड़ी का डोर अनलॉक करते हुए बोली, गर्ल्स मज़ा आया। अंशिका तुम्हें हमें ऑफिस छोड़ने निकलनी थी या रेस करने? चक्कर आ रहे हैं मुझे, शुक्र करो कि मैं तुम्हारी गाड़ी गंदी नहीं की। अनु की बातें सुनकर अंशिका मुस्कुराते हुए बोली, पर मज़ा तो आया ना, थ्रिलिंग शो था ना। वर्षा और अनु ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ था, पर जैसा भी था तो अब आगे से मत करना। कहते हुए दोनों गाड़ी से उतर गईं। अनु ने सर के दरवाजे पर लटकते हुए बोली, अंशिका मैडम तुम हमारा ऑफिस देखना चाहोगी? हमारे कैफेटेरिया में कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, चलो कॉफ़ी पीते हैं। यह सुनकर के अंशिका ने उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला, आर यू श्योर अनु? और वर्षा ने उसकी वाइट एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट और शॉर्टेड हॉट जीन्स शॉर्ट्स देखे और फिर उसका खूबसूरत चेहरा। फिर दोनों एक साथ बोली, बिल्कुल नहीं।
दरवाज़ा बंद करके ऑफिस के अंदर चली गई। उनके जाते ही अंशिका का हंसता हुआ चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह फिर से अंशिका के असल चेहरे ने ले लिया था। उसने अपना फ़ोन निकाला और वंश को मैसेज किया, सी इज़ इन ऑफिस। वंश ने मैसेज देखा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ओके थैंक यू। वंश ने विशेष को कॉल करके कैबिन में आने को कहा। थोड़ी देर में विशेष उसके कैबिन में आया, बोला, गुड मॉर्निंग सर, क्या ऑर्डर है? वंश ने अपने लैपटॉप से प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए विशेष की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें 2 प्रैक्टिकल स्टाफ चाहिए होगा। विशेष कुछ समझा नहीं। उसने हैरानी से वंश की तरफ देखने लगा। आगे वंश क्या करने वाला है विशेष के साथ? वंश वर्षा को लेकर क्या डिसीजन लेगा? अंशिका वर्षा और अनु के साथ में रह कर के मज़ा करने वाली है या कुछ और? तो स्टोरी जारी रहेगी। स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक बेहतरीन एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।